कल को रवि पर सच में कोई आंच आएगी तो सबसे आगे अशोक खड़ा मिलेगा। ये नोट कर लेना तुम बात। उन पंचायतियों को खुद को अपने आप पर विचार करना चाहिए कि तुम उम्र कैद की सजा का फैसला तो पंचायत में कर दोगे, पुलिस पे तुम्हें कोई भरोसा नहीं है, एसआईटी पे भरोसा नहीं है, माननीय न्यायालय पे भरोसा नहीं है, भारत के संविधान पे भरोसा नहीं है, और एक थप्पड़ मुक्की के केस को तुम थाने में देके आ रहे हो, एफआईआर दर्ज करा रहे हो। कमाल है यार। आजाद के साथ आप भी रहे हो, कैसा नेचर है जी उनका? हाँ, वो लड़ाका है। मैं तो ये कहता हूँ बेचारे मेरे बुजुर्गों को भी इसने बरगलाया। बिना किसी दबाव के जांच कर रही है, तो इसमें तो जी 15-20 लोग आएंगे। और 15-20? हाँ हाँ। अच्छा। ये पंचायत में मैंने देखा। आप मुझे घेरने की कोशिश कर रहे हैं। घेरने की नहीं, मतलब जो सच्चाई है वो बहुत बड़ा खामी है उसकी, झूठ बहुत बोलता है। अच्छा। हाँ, वो आपको यूं कहेगा कि मैं भाई साहब अभी आया आधा घंटे में, और वो 6 घंटे बाद आता है। तो वापिस आया था। हाँ, आपके पास तो, आप तो पत्रकार हैं, आपके पास तो पत्रकार जो उनके गलती नहीं करता, वो जैसे मीडिया को पूरा मैनेज रखता है, रवि से सीखे। वो झूठ को भी बड़े कॉन्फिडेंस के साथ और फर्राटेदार बोल सकता है। तो चलो, लड़की के बाप ने 45 लाख ले लिया, तेरे वाले ने कितने लिए जो तेरे पक्ष में बात ध्यान देगा? तेरे वाले ने कितने लाख लिए? भाई ज्यादा ही लिए होंगे, 15 लाख तो उसको मिल रहे थे, एक नौकरी मिल रही थी, तो तेरे वाले ने तो 50-60 लाख लिए होंगे। वो पंचायत में इतने बड़े गंभीर अपराध का फैसला कर देते हैं जिसकी उम्र कैद की सजा है, उसमें थप्पड़ का नहीं कर सकते वो कि गाड़ी के एयर बैग क्यों नहीं फूले? बोले बाबूजी खड़ी गाड़ी में टक्कर लगे एयर बैग फूलेंगे। एक लड़का कहता है अरे बचा प्लीज प्लीज रहने दे, एक बम, फिर दूसरी दम। राम राम भाई सारे भाई, आपका भाई सुंदर दिनोदिया और आप देख रहे हैं अपना चैनल स्टार सुंदर न्यूज। भाई फिलहाल जो है भिवानी में बैठा हूं, और भिवानी में भाई अपने साथ में जाने माने वकील हैं अशोक आर्य जी। लड़ाका वकील आप इसने कैसे कहा, वो क्यों? क्योंकि काफी मामले देखे गए हैं, उनमें आगे पाँव हैं। और आज मैं किस मुद्दन लेके आया हूं भाई, वही मुद्दा रवि आजाद और एक दलित बेटी का। 3 उसमें गिरफ्तारी हो चुकी हैं। एसपी साहब ने भी जो अपने बयान दे दिए हैं। अब वकील साहब का क्या कहना है इस पूरा मामला लेके, वो पूरी की पूरी जो है बात करांगे जी। नमस्कार जी। नमस्ते साथी सचिन जी, स्टार सुंदर जी, स्टार सुंदर न्यूज के लिए मैं सबसे पहले तो आपका धन्यवाद भी देता हूं, और मैं ताज देता हूं आपकी हिम्मत का। मैं पिछले कई दिनों से बचता फिर रहा था कि भाई इस मामले से मैं बचा रहूं, क्योंकि मैं जब भी कोई बोलता हूं तो मैं बोलता हूं स्टिक विश्लेषण के आधार पे और सच्ची बातें कानून के दायरे में, और वो बातें काफी हद तक लोगों को समझ में आती है। हमने कहा भी बिना तथ्यों के हम बोल नहीं सकते, रोजाना अदालत में खड़े होते हैं हम, तो कोई भी आज आप आए हैं तो भी मैंने ये जो आप कागज देख पा रहे हैं ये है जी, क्योंकि ये मामला पोस्को से जुड़ा हुआ है, द प्रिवेंशन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट 2012। ये मैंने अंग्रेजी में निकाल रखा है, और ये हिंदी में, 2 मैंने अंग्रेजी में 2 हिंदी में मैं निकाल रखे हैं। ये मैं चाहूंगा, ये मैं आपको देना चाहूंगा, ताकि ये है जी लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012। तो ये तो मैं महोदय जी आपको ही दे रहा हूँ, आप इसको पढ़ें और लोगों को पढ़ाएं। बिल्कुल ठीक है सर। तो बात करांगे जो ये रवि आजाद वाला हरियावास वाले मामले, किसान नेता, हरियावास किसान नेता के मामले जी। इसमें आप कह रहे हो कि मैं छुपता फिरू था, क्यों? अरे भाई बात ऐसे है, जिस दिन ये घटना हुई रात को हमारे पास जो इंफॉर्मेशन थी, लोकल हम गुवांडी हैं, इंफॉर्मेशन ये थी कि भाई एक जो रात को करीब 12 बजे के आसपास, 11-12 जो भी है, 10-12 बजे 8 तारीख की रात को कोई गाड़ी में 3-4 टक्कर मारी गई है पीछे से बैक करके, पिकअप डाला वाले ने। अच्छा। 8 तारीख को रात को करीब 11-11:30 बजे। तो हमने सोचा चलो भाई होगी, आजकल बहुत से यंगस्टर्स ऐसे हैं, किसी बात को लेकर विवाद हो गया होगा। ये तो पता चल गया हमें। अगले दिन सुबह 9 तारीख को पोस्ट आती है सोशल मीडिया पे,
हमारे वो जो साथी किसान नेता हैं उनके साथियों की, उनके मामा जी की, और इवन देन खुद किसान नेता ने भी पोस्ट डाली कि हम सब आप सब की दुआओं से सकुशल बच गए हैं। तो हमने सोचा यार ये भी गाड़ी में था क्या, हमारे भी चिंता हुई कि कभी चोट चाट न लगी हो। भाई वो मेरा साथी, यानी कि वो बाहर जाता है ना। वकील साहब थोड़ा रोकना चाहूंगा, आप कह रहे हो कि 3-4 टक्कर मारी हैं, आपको कैसे पता? वो वीडियो वायरल हो गई थी सी रात वाली। उस वीडियो में एक लड़का कहता है अरे बचा प्लीज प्लीज रहने दे, एक बम, फिर दूसरी दम, फिर तीसरी दम, ऐसे 3 टक्करें लगी, और वो कहता बानिया बचा प्लीज रे बचा। वो जो लड़का है वो बाद में तो आइडेंटिफाई किया कि वो किल मार रहा है, वो उसने खुद नेताजी ने भी कहा कि भाई वो हमारा मेरा ड्राइवर है, मेरा काम करने वाला है। उसने नाम भी लिए उनके, क्या फायदा अब लेने का, उन्हें खुद ने आइडेंटिफाई करवा दिए। तो वो इसलिए वो वीडियो तो आ गई थी, फील्ड में आ गई, उसी टाइम आ गई वो जो टक्कर मारने वाली है सीसीटीवी फुटेज की, आप जैसे किसी साथी ने निकाल के लगा दी। उधर दूसरी तरफ उन्होंने अपने सोशल मीडिया पेज से डाला कि हम सकुशल बच गए। तो सकुशल बच गए हैं तो हमने सोचा यार ये बात अच्छी तो नहीं है। भाई पता है तेरे को कि तेरी गाड़ी का एक्सीडेंट नहीं हुआ, तेरी गाड़ी के आगे नीलगाय नहीं आई, और तेरी गाड़ी को टक्कर में टकरा करके तोड़ी गई आगे से, और किसी ने ये भी नहीं कहा गाड़ी को लठ मारे ये किया, नहीं भाई तेरी गाड़ी को टक्कर में टकरा के आगे से ओवरटेक करके और बैक से टक्कर मार के पिकअप से उस गाड़ी को नुकसान पहुंचा है। दोनों गाड़ी के, वो गांव वाले कहते हैं दोनों आंख फूट रही है, छाती भी टूट रही है, यानी कि दोनों लाइटें टूटी हुई हैं। 3 टक्करें तो गाड़ी में वो दिखा रही है वीडियो। तो इससे हमें हो गया। फिर जब वो पोस्ट आई कि हम सकुशल बच गए, एक उनके मामा जी की पोस्ट आई कि हमारा भांजा सिरमौर, किसान सिरमौर, और गाड़ी के आगे नीलगाय आ गई, बच गया। तो मैंने सोचा यार ये सोचने वाली बात है, गाड़ी के एयर बैग भी फूले होंगे तो इसलिए बच गया होगा, अच्छी बात है। फिर किसी ने ये बताया कि गाड़ी के एयर बैग भी नहीं फूले। अच्छा तो ये कैसे हुआ? तो वो मामला तो कुछ और था ना, क्योंकि गाड़ी स्पीड तो बनी ही नहीं। एयर बैग कब फूलते हैं गाड़ी के? जब गाड़ी स्पीड में चल रही है और कोई टक्कर लग गई, गाड़ी खड़ी है तो एयर बैग नहीं फूलेंगे। अच्छा, हाँ, ये मैंने कई टेक्निकल जो आदमी हैं, मिस्त्री हमारे यहाँ भिवानी में, जो मेरी गाड़ी का काम करवाता हूँ, मैंने भाई हम तो तय तक जाने की कोशिश करते हैं कि गाड़ी के एयर बैग क्यों नहीं फूले। बोले बाबूजी खड़ी गाड़ी में टक्कर लगे एयर बैग फूलेंगे, तो बोलो गाड़ी चलती होगी तो एयर बैग फूलेंगे। तो मैं कहा अच्छा, तो ये सोचने की बात है, ये तो टेक्निकल बात है, इन पर हम क्या चर्चा करें। लेकिन वो सोची तो हमने। फिर उन्होंने ये कहा कि भाई गाड़ी का नीलगाय आएगा, तो मैंने यूं सोचा कि भाई कम से कम तेरे को ये बतानी चाहिए थी मेरी गाड़ी का नीलगाय आ गई, तो नीलगाय आवेगी तो नीलगाय बेचारी नहीं तो है कोई हट के टक्कर मारेगी और दोनों लाइटें फूट जाएंगी। नीलगाय आएगी तो बोनट भी मुड़ जाएगा, फेंडर भी टूट जाएगा। ये बात कुछ हजम नहीं हुई। तो गांव में हमारे साथी भी हैं, उस गांव में हमारे किसान आंदोलन के साथी हैं, उनसे पूछा, उन्होंने बताया जी कहानी तो ये है, कहानी ये है। तो फिर भाई सुरसराहट होगी। आपको खास बात बताऊं, वो गाड़ी एक्सीडेंट करने की घटना बतानी है उन्होंने। वो गाड़ी, वो जो अपराध कारित किया गया, उस अपराध के बाद उन्होंने एक्सीडेंट की घटना बनाई। उसके बाद हरियावास गांव में ही खेतों में खड़ी रही अगले दिन सुबह 9 बजे तक। वो गाड़ी, मैं वो वीडियो देखना, वो जो वीडियो उसने 1 हफ्ते बाद लॉन्च की है, पहले दिन कर देता पता चलता। इसलिए नहीं लॉन्च की वो पहले, ताकि लोगों को पता चले कि भी नीलगाय के आने से इतनी चोट नहीं लगती। नीलगाय के आने से चोट लगे तो इतनी गाड़ी नहीं टूटती। वो अपने जाल में खुद फंसते जा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हमने वीडियो जारी कर दी, तो वीडियो इतना आज 18 तारीख ने बहुत जारी करी, 8 ने कौन करी, 9 ने कौन करी, क्योंकि तब लोग ये पता लगा लेते कि ऐसे गाड़ी नीलगाय से नहीं टूटती। नीलगाय आगे भम से गिरेगी, शीशे पे गिरेगी, आगे गिरेगी तो ठीक है, लेकिन यूं थोड़ी ना गाड़ी के बोनट तक में, वो जो बोनट में बोनट मुड़ा हुआ है, लेफ्ट साइड खिड़की के पास तक थोड़ी चोट है। तो वो इस बात, फिर ये बात तो टेक्निकल बातें हैं और मैकेनिक मुलाजे वाले बताते हैं। अगली बात ये आई कि आपकी गाड़ी का भयंकर एक्सीडेंट हो जाए और फिर आप उसका मैकेनिक मुलाजा भी नहीं कराओगे। कभी आप तक आपके सामने बात नहीं आई। आपकी गाड़ी का मोटरसाइकिल का भी एक्सीडेंट हो जाता है, आप भाई साहब क्लेम लेते हो
फाइनेंस सॉरी इंश्योरेंस कंपनी से। 0 डेप का इंश्योरेंस होता है, 500-700 रुपए फाइल के लगेंगे। उस गाड़ी के एक्सीडेंट को देखते हो तो मुझे ही लग रहा है 1,00,000-1,50,000 रुपया खर्चा आया होगा उसको ठीक करवाने में। उसकी तो लाइटें आती हैं 2-2 4-4 हजार रुपए की। तो कोई आदमी ऐसा बावड़ा है इतना भाई इतने बड़े स्तर पे जो काम करता है, वो अपनी गाड़ी को फटाफट सुबह टो करके भेज देगा और फटाफट ठीक कर दो। भाई पत्रकार महोदय जी, FIR दर्ज करवाएगा, चाहे फॉर्मल FIR करवाओ। इंश्योरेंस वाले फॉर्मल FIR मांगते हैं कि आपकी गाड़ी का एक्सीडेंट कहाँ हुआ, कैसे हुआ, क्या हुआ। हम कहते हैं कुत्ता आगे आ गया, रोज आगे आ गया। वो तो जिक्की का पड़ा ना नु कही है कि ब्रेक मारे ना जिन पिकअप वाले ने तो बाद में कही ना, वो तो बाद में स्टोरियां बन गई। भाई पहले तो रोज आया, फिर कुत्ता पिकअप वाले के आगे आ गया, पहले तो रोज आया ना। और मैं तो ये पूछता हूँ, गांव में कोई 100 बासदी गाड़ी को नहीं हो, उस बेटे के घर की तरफ से तो हम जाए तो आगे तो रास्ता आपने भी देखा होगा, आगे रास्ता बंद हो जाता है, वहां गाड़ी 100 की स्पीड पे नहीं चलती है। भाई झूठ भी बोले तो बड़े सोच के बोलनी चाहिए। 100 बासदी गाड़ी हो ना और तो भी ब्रेक लगे तो भी ऐसे गाड़ी नहीं टूटेगी, ये सोचने वाली बात है। तो ये तो आपका कहना है ये बात बनाई हुई, ये प्योर बनाई हुई बात है। मैं इस जो पंचायत में कही है वो जो पंचायत में बात, मैं तो ये कहता हूँ बेचारे मेरे बुजुर्गों को भी इसने बरगलाया। जो बेचारे किसने? इस नेताजी ने, इस नेताजी ने हमारे बुजुर्गों को भी बरगलाया। देखो उन बड़े बुजुर्ग उनको तो इतना आप भावुकता से आप जाओगे तो वो सोचेंगे हो भाई छोरा से बहुत नुकसान हो गया, आप कितने तरीके से मुझे न्याय चाहिए, मुझे न्याय चाहिए। तो भाई न्याय ले ले, न्याय संविधान है, न्याय में पुलिस जांच एजेंसी है। आपको बहल पुलिस पे भरोसा नहीं है, आप दीवानी पुलिस पे कर लो, SIT करवा लो। सुना है कि पंचायत जो है पहले फैसले करती थी और पंचायत में जो फैसला हो जाए वो भी जो है अदालत में मान्यता है। तो ये जो भाईचारा का जो फैसला है ये भी कह रहे थे कि जो भाईचारा का फैसला है ये भी सर्वमान्य हो। ऐसा है जी, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। देखियो पंचायत करने वालों को बेचारों को ध्यान नहीं है। यहाँ अपराध बहुत संगीन अपराध के लिए ट्रायल चल रही है। आपकी किसी की भैंस की काटड़ी चोर ली किसी ने ट्राली चोर ली, किसी के खेत में 4 पूरे फालतू काट लिए, इस खातर पंचायत होगी। या किसी का भाई ब्याह शादी में घाट बात होगी, दहेज दाजा रोड़ा हो गया, पंचायत होगी, पंचायत सुलटा ली। भाई साहब ये जो पोक्सो एक्ट है ना, इसमें उम्र कैद तक का प्रावधान है इन अपराधों में। अच्छा हाँ, जो BNS का सेक्शन 143 कुछ है, उसमें तो मृत्यु के लिए हत्या करने के आशय से अपहरण करना है, उम्र कैद है उसमें। पोक्सो 3-5 में उम्र कैद है। तो मतलब ये इसमें पंचायत नहीं बढ़ती, पंचायत करनी नहीं चाहिए थी और पंचायतियों को बरगलाया इसने, सच्चाई नहीं बताई। नहीं तो एक बात सुनो, पंचायतियों को खुद कोई नहीं पता बेचारों को। पंचायती खुद छोटे से मामले के लिए तो FIR दर्ज करने जाते हैं, अभी तक ये बात सामने नहीं आई आपके। उस पंचायत में एक घटना घटी, दुर्घटना मानता हूं मैं, गलत है। कोई एक साथी औका पीने पर एक महिला कोई बैठी थी वहां, उसको गुड टच बैड टच की जो परिभाषा है उसमें उस महिला को बैड टच लगा होगा। उनके आपस में हाथापाई हुई, उस हाथापाई को लेकर के उसी टाइम सुलझ जाता कि ठीक अभी बहन जी गलती होगी माफ कर। लेकिन उस बात को बवंडर बनाया गया दोनों तरफ से, उधर महिला की तरफ से भी खूब और इधर हमारे यदि वो पंचायत में इतने बड़े गंभीर अपराध का फैसला कर देते हैं जिसकी उम्र कैद की सजा है, उसमें थप्पड़ का नहीं कर सकते वो। उन पंचायतियों को खुद को अपने आप पर विचार करना चाहिए कि तुम उम्र कैद की सजा का फैसला तो पंचायत में कर दोगे, पुलिस पे तुम्हें कोई भरोसा नहीं है, SIT पे भरोसा नहीं है, माननीय न्यायालय पे भरोसा नहीं है, भारत के संविधान पे भरोसा नहीं है, और एक थप्पड़ मुक्की के केस को तुम थाने में देके आ रहे हो, FIR दर्ज करा रहे हो। कमाल है यारो, कमाल नहीं है? मतलब सोचने की बात है, एक महिला और एक पुरुष के आपस में थप्पड़ मुक्की हुई, उसके पीछे में नहीं जाना चाहता क्या कहानी है। हालांकि यदि माना जाए तो मैं उस बात को गलत मानता हूं, जहां एक महिला बैठी है कि हुक्का पीते हो आपकी गलती है, अब वो कहना चाहिए बहन जी मेरी होगी गलती, काम सुलट गया था, उसको बाउंडर बनाने की क्या जरूरत है। तो अब ये बात पंचायतियों ने खुद ने सिद्ध कर दिया कि हम पंचायत में
छोटे से छोटे मामले का भी फैसला नहीं कर सकते। यदि हम कर सकते तो उस महिला वाले मामले वही फैसला कर देते। भाई तुमने उम्र कैद के जो फैसले हैं, तुमने उम्र कैद के सेक्शन है, उस सेक्शन में तुम फैसला कर रहे हो पंचायत बुला के, दोष और निर्दोष को साबित कर रहे हो, किसी को दोषी किसी को निर्दोष साबित कर रहे हो। और आप लोग एक छोटे से मामले में, थप्पड़ मुक्की के मामले में आप कुछ प्रस्ताव पास करते हो कि पंचायत ने प्रस्ताव दिया कि एफआईआर दर्ज कराई जाए उस महिला के खिलाफ, तो उन्होंने सिद्ध कर दिया कि नहीं कर दिया? हम तो छोटे छोटे मामले को भी हल नहीं कर सकते, पंचायतियों ने खुद नहीं सिद्ध कर दिया। मैं क्या कहूं कि पंचायती कुछ नहीं कर सकते। एक दूसरी बात क्या है, उन पंचायतियों को ध्यान नहीं था। मैंने आपको ये एक कागज दिया है और इस कागज के ये है चैप्टर 5, प्रिवेंशन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल असॉल्ट, पोक्सो कानून में इसमें लिखा है रिपोर्टिंग ऑफ ऑफेंसेस, ऑब्लिगेशन ऑफ मीडिया, स्टूडियो एंड फोटोग्राफिक। यानी कि आप उस तरह से किस तरह की फोटोग्राफी, किस तरह की मीडिया रिपोर्टिंग, क्या क्या करोगे और क्या क्या करना है, इस कानून के 5वें अध्याय के पहले उसमें है, सेक्शन में। आप इससे बाहर करोगे तो आप गलत करोगे। दूसरा, इस कानून में साफ लिखा हुआ है कि पीड़िता और पीड़िता के परिवार की पहचान को पूरी तरह से गुप्त रखा जाएगा। आपने पंचायत के प्रधान, उप प्रधान और सचिव महोदय ने एक चिट्ठी जारी की कि मैं नाम भी नहीं लूंगा उस बेचारे पीड़ित बाप का, फला पुत्र फला, निवासी गांव हरियावास, आपने किसान नेता के खिलाफ झूठा व फर्जी मुकदमा दर्ज करवाया षड्यंत्र के तहत। उन्होंने बाप के नाम को उजागर कर दिया और आपके और किसान नेता के आग्रह पर पंचायत बुलाई गई है। 15 तारीख को आप पंचायत में आके स्पष्टीकरण दें। यानी कि आपने फैसला तो पहले ही कर दिया, फैसला तो कर दिया आपने कि उसने झूठा मुकदमा दर्ज कराया षड्यंत्र के तहत। अब तो सजा देनी, उस बेचारे को क्या दोगे आप? उस बेचारे गरीब आदमी को सजा दोगे। और सजा के तौर तो पहला गलत काम तो क्या कर दिया कि आपने ये कह उसका नाम उजागर कर दिया, बाप का नाम, खुद का नाम बेचारे का, शिकायतकर्ता का, और उसके गांव का नाम। और फिर उसके बाद आपने ये कह दिया कि आपकी तो शिकायत झूठी है। यानी कि आपने तो पूर्व नियोजित कर रखा था, बाद में पंचायत का तो ढकोसला ही करने की जरूरत थी। आपने ये तो कह ही दिया कि भाई महाराज जो मुद्दई उनके पास जो आया, जिसके आगे पंचायत, वो तो निर्दोष है, तू झूठा है। और फिर अगले दिन यही बात हुई। अगले दिन क्या बात हुई? अगले दिन बात ये हुई कि एक भी व्यक्ति ने आरोप प्रत्यारोप के मामले में किसी भी पंचायती ने प्रश्न नहीं पूछा, फला आ गया, मैं निर्दोष हूं, मेरा ही 3 ये मेरे बालक आए, ये आए, और उसके बाद में हाथ खड़े कर देते हैं, बस मैं ठीक हूं, हाँ मैं निर्दोष हूं। और उन्होंने फैसला दे दिया कि निर्दोष है। उस बात पे मोहर लग गई ना कि पंचायत पूर्व नियोजित थी। क्या पता उनकी फोन पर बात हो रही हो पहले किससे कि जो पंचायती हैं, हम यहाँ पे जो गुरनाम सिंह चड्डूनी है उन्हीं की बात कर लें। जैसे उनकी और किसान नेता की बात होगी हो कि भाई क्या सच्चाई है बताओ, तो उन फोन पर बात हुई हो, फिर पंचायत में आई हो। मैं यही तो कह रहा हूं कि दोनों पक्षों को सुने बगैर आप कैसे निर्णय पर पहुंचेंगे। और फिर भाई एक बात और होती है, वहां एक पक्ष था, एक तो होती है ओरल एविडेंस, जुबानी गवाही, एक होती डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, और एक होती सर्कमस्टेंशियल एविडेंस, परिस्थितियात्मक तथ्य और गवाही सबूत। ठीक है। एक होता है कागजी सबूत और एक होता है जुबानी। ये बात हर कोर्ट में हर जानकार आदमी को, जो न्यायालय से, न्यायिक प्रक्रिया से, कानून से उसको पता होता है कि ओरल एविडेंस होती है वो सबसे कम मायने रखती है यदि आपके पास डॉक्यूमेंट्री है और यदि आपकी परिस्थितियां तब एविडेंस है। तो उन्होंने केवल और केवल मात्र डॉक्यूमेंट्री और उसको बाईपास किया, सर्कमस्टेंशियल एविडेंस को। उन्होंने केवल और केवल मात्र क्या देखा? उन्होंने देखा ओरल, जुबानी। अब मैं आपको कह दूंगा कि भाई
मैं पाक साफ हूं, मैं पाक साफ हो गया। परिस्थितियां देखेंगे साहब, और परिस्थितियां क्या कह रही हैं। तो मेरा ये मानना है कि ये गलत हुआ है, समाज में गलत मैसेज गया है, और इससे हमारी खाप परंपराएं जो हैं, कुछ विरोधी कहते हैं खोप परंपराएं, वो खोप पंचायतें, इन खाप पंचायतों को खोप पंचायतें बना दी। मुझे भी यूं दुख होता है कि जब पंचायतें पहले हुआ करती थी, हालांकि आज ज्यादा इतनी सार्थकता नहीं रहेगी। अब ऐसे मामलों में यूं करते हैं, जब हम कबीलों में रहते थे, छोटे छोटे मामले ट्राली ट्रूली का हो गया और उल्टा लिया, जब ये कानून बन गया, इस कानून के तहत ट्रायल चलनी चाहिए। ब्रजभूषण के मामले में हम पहलवानों के आंदोलन में साथ खड़े थे, हम और ये भाई भी साथ थे। हम कहते थे पहले ब्रजभूषण की गिरफ्तारी हो, बाद में वो करेंगे। हालांकि सरकारें तो चाहती हैं कि हम लड़ते रहें आपस में, और हम समझ नहीं रहे। हम जब मेरे ऊपर आती है, वो एक हमारे वकील साथी ने कहा था कि भाई हम अपने मामले में जज होते हैं और दूसरे के मामले में वकील होते हैं। तो भाई अपनी कोई बात आए तो हम फैसला तुरंत कर दें, और दूसरे की बात है तो वकालत करनी शुरू कर देते हैं। सरकार जातिवाद का जहर घोलना चाहती है, और मैं तो ये भी कहता हूं इसमें कोई ये भी नहीं। अब जैसे मोनू है, वो आपका वो भगत सिंह गुरुपाड़ा साथी, बड़ी खुल करके उसने कल परसों इंटरव्यू था उसका, उसने कहा कि वो मैं तो पीड़िता के पक्ष में हूं, ये पंचायती सिस्टम गलत है, पंचायत गलत बुलाई गई, और उसने क्लियर क्यों नहीं किया। मनिंदर पंगाल साहब हैं, बड़ा खुल के कह रहे हैं। हमारे एक वकील साथी हैं सुनील एडवोकेट जी, सुनील सोयान साहब, वो ऑन कैमरा तो नहीं आके कह रहे, लेकिन वो फेसबुक पे बहुत कुछ लिख रहे हैं, 2 अक्षर में 100 लिख जाते हैं। उधर से एक और बारडा साइड के वकील हैं सुनील सुरानी, वो तो चलो भी राजनीतिक उनकी जो भी है, लेकिन वो बोल रहे हैं। तो मैं यहाँ सीधा सीधा ये तो नहीं कह रहा कि भाई स्पेशली कोई वो है, बट हो गलत रहा है ये। पंचायतों को अपनी मर्यादाओं का ध्यान रखना चाहिए। अच्छा वकील साहब, आप बात करें पंचायत की और उस पीड़ित पिता की, तो ऐसे नहीं बुला सकते पंचायत में? ना, नहीं बुला सकते, नहीं, ये बिल्कुल गलत है, टोटली। क्या उनमें एक भी ऐसा इंसान नहीं था, ऐसा किसान नेता नहीं था, या फिर कानून का जानकार नहीं था कि भाई ये सब गलत है? क्या होता है, हम भावुकता में बह जाते हैं। मनजीत सिंह धनेर किसान मोर्चा के बड़े नेता रहे हैं पंजाब के, और उनके ऊपर बहुत बड़े गंभीर आरोप थे, उम्र कैद यानी फांसी भी हो सकती थी, हत्या और ऐसे कई मामले थे, और उनके मामले में सच्चाई थी, अंदर भी रहे वो और बरी होके भी आगे वो, लेकिन और जनता ने बड़ा उनका साथ भी दिया। उसी तरह से राजस्थान में वो टीबी वाला बड़ा आंदोलन, 307 के और मुकदमे थे, उन मुकदमों में वो मुकदमे खारिज हो गए, वो कंपनी बाहर चली गई, लेकिन वो मामला जनता से जुड़ा हुआ था, और ये आदमी व्यक्तिगत था। अब व्यक्तिगत में व्यक्तिगत, आप मेरे से 2-4 बार मिले हो, आप मेरे से मिलोगे, आप मेरे से गुहार करोगे जी मदद करो। उस साथी ने मेरे से भी निवेदन किया कि जी आप ये क्या कर रहे हो। मैंने कहा भी ड्रामा पसंद नहीं है मेरे को, मैं ड्रामा नहीं कर सकता, देख सकता। तेरे को सच्चाई का पता है, मेरे को सच्चाई का पता है, क्यों ड्रामा कर रहा है तू। फिर उसने कहा जी मैंने मेरी उस पे तो दिखाओ, या तेरी पोस्ट पे देख ले। भाई मैं तो ऐसा आदमी हूं, मेरे से मतलब मुझे अपने आप पर यूं गुस्सा आने लग जाता है। भाई एक तरफ तो तू कहता है कि मैं गरीब की, कमेरे की, पीड़ित की, मैं शोषित की लड़ाई लड़ूं, अपने आप को मैं लेफ्टिस्ट कहता हूं, अपने आप को मैं अंबेडकर का फॉलोअर मानता हूं, भगत सिंह का फॉलोअर मानता हूं। आप कैमरा लेके दिखा सकते हैं, मेरे पास भगत सिंह जी, छोटू राम जी, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, ज्योतिबा फुले, ऐसे स्वामी दयानंद, ऐसे कार्ल मार्क्स, ऐसे महापुरुषों का साहित्य मेरे पास रहता है, और उन्हीं के चित्र मेरे पास रहते हैं। मैं तो इनको कोई भगवान ही नहीं को मानता हूं। और फिर मैं भी, आप कह रहे वो बात सच्ची है, मैं अपने आप को बचाता इसलिए फिर रहा था कि भाई कहीं कोई ऐसी बात ना, जब आप आएंगे तो बातें कहनी पड़ रही हैं। वकील साहब है जी, कई बार साथ तो आप भी देखे हो मैंने। अच्छा हाँ। ये पंचायत में मैंने देखा। आप मुझे घेरने की कोशिश कर रहे हैं। घेरने की नहीं, मैं तो जो सच्चाई है वो बता रहा हूं। भाई ऐसा है, हमारा फसल बीमा क्लेम आंदोलन चल रहा है लोहारू में, वो है पूरे भिवानी दादरी जिले का, आप भी कई बार कवर करने जाते हो। पिछले दिनों एक बड़ी पंचायत हुई, बड़ी हाजिरी में हजारों की संख्या में लोग पहुंचे, कामड़ा राम जी एड्रेस करने आए।
उस मामले को लेकर के और भी जैसे किसान मोर्चा के आंदोलन है, जो साझी लड़ाई है किसान की, खेती की, उस लड़ाई में चाहे आप हो और चाहे नेताजी हो, कोई भी हो, हम में साथ रहते हैं। अरे भाइयों की हम तो पिछले दिनों किरण चौधरी के पास मिलने गए थे, हालांकि वो अरेंजमेंट हमारे मैं तो अब कहता हूँ साथ नहीं भाई, मेरे संगठन से, मैं अखिल भारतीय किसान सभा का साधारण कार्यकर्ता हूँ, मेरे संगठन से मुझे काफी कुछ एक तरह से सुनना पड़ा और यूं महसूस करना पड़ा कि मेरा संगठन ये सोच रहा है कि मैं तो इस किसान नेताजी का फेवर कर रहा हूं। हमारे किसान आंदोलन के दौरान वहां लोहारू, उसके दौरान हमारी बहुत रोज आंदोलन में होते, जैसे आपका काले कानूनों के खिलाफ आंदोलन नहीं होता था, कभी चढ़ूनी को निकाल दिया, कभी योगेंद्र यादव को निकाल दिया, कभी कोई मुकदमे हो गए, उस तरह से हमारे यहाँ भी होते रहते हैं। वही वो दिगावा डाणी लक्ष्मण वाला मैटर था, उस मैटर में बहुत बड़ा इश्यू हो गया और कहा कि भाई इस जो अब विवाद चल रहा है इन्हीं ने भाई पैसे ले लिए, हम उसके साथ खड़े थे। कहा कि भाई रवि ने शायद पैसे नहीं लिए क्योंकि हम उस आंदोलन में थे और उस वजह से हमारा आंदोलन डिस्टर्ब हुआ लोहारू। फिर क्या हुआ, फिर उस आंदोलन की वजह से एक पूर्व मंत्री के साथ उसने बीच बचाव करने की कोशिश करी कि मेरी रोज रोज फजीती न हो, मैं रोज रोज, तो उसने थोड़ा बीच बचाव करने की कोशिश की, लेकिन हमने इसके यूं सोच कर कि ये भाई बेचारा इस मामले में अभी काफी सुनी है इसने, और इसने हमारे से कहा कि ये पूर्व मंत्री जो है, मैं तो बार बार उसका नाम लेता नहीं, हालांकि पूर्व कृषि मंत्री कि हम भी तो दुर्विरोधी हैं। ये जो फसल बीमा क्लेम घोटाला है, ये आप वहां कागज देख सकते हैं, वो सारे कागज हमने तैयार करे। 350 करोड़ का फसल बीमा क्लेम घोटाला है, वो बहल के डॉक्टर बलवीर सिंह ठाकन है, उन्होंने एक एक डॉक्यूमेंट तैयार करके लाए और हमने गांव गांव जाकर के प्रचार किया और हमने विरोध का माहौल तैयार किया, आंदोलन का रूप दिया। तो विरोधी तो सबसे ज्यादा हम हुए, सबसे ज्यादा उसको उल्टा तो हम बोलते हैं कि क्या क्या बोलते हैं, हमारे खिलाफ तो नहीं करता। मैं ये भी उस नेताजी गलती मानता हूं, चाहे यार आपकी भैंस दूध ना दे, आप यूं कह दो है कि मेरी भैंस का वो तो तैयार लड़ा दिए, उसने दूध कौन दिया, आपका बेटा स्कूल में कौन जा, आप यूं कह दो है कि कृषि मंत्री ने मेरा बेटा स्कूल में कौन जान दिया। मैं उस कृषि मंत्री के पक्ष में नहीं हूं, पूर्व कृषि मंत्री के, मैं उसकी जुबान के भी खिलाफ हूं, गिगड़ाओं में बुंडा बोला था। मैं इस फसल बीमा क्लेम घोटाले में भी उनकी जिम्मेदारी फिक्स करता हूं कि उनके रहते हुए घोटाला हुआ था, लेकिन मैं ये नहीं कहता कि कल को मैं कोर्ट में जा रहा हूं और मेरी मोटरसाइकिल की चैन उतर जाए तो मैं यूं थोड़ी कहूंगा पूर्व कृषि मंत्री उतार के चला गया, और अपराध मैं करूंगा और मैं कहूंगा उसने षड्यंत्र के तहत फंसा दिया। भाई षड्यंत्र के तहत 307 के मुकदमे लगते हैं, और कोई भी बाप, यार कोई ऐसा बाप मिलेगा, तुमने उस बाप की फजीती करके छोड़ दी, 45 लाख रुपए ले लिए, 45 लाख रुपए ले लिए, सोचना चाहिए, शर्म आती है हमें, समाज का हिस्सा है। उस बाप के दिल पे क्या गुजरती होगी जिसकी बेटी को रात को 12 बजे को उठाने आता है और वो जैसे तैसे कोशिश करके प्रयास करके अपनी बेटी को घर रख लेता है, और फिर भी वो सोचता है, वो कहता है, शायद आपके कमरा भी कही है कि हमने सोचा कि भी मामला दबा रहे, बेटी का मामला है, इज्जत का मामला, लेकिन उन्हें उछालना शुरू कर दिया इन्होंने तो। और फिर किसी साथी को ले आते हैं, उसने पर्चा करा दिया डरते ने जैसे, और फिर उसी को लेके आते हैं। तो चलो लड़की के बाप ने 45 लाख ले लिया, तेरे वाले ने कितने लिए जो तेरे पक्ष में बाद बयान देगा? तेरे वाले ने कितने लाख लिए? भाई ज्यादा ही लिए होंगे, 15 लाख तो उसको मिल रहे थे, एक नौकरी मिल रही थी, तो फिर तेरे वाले ने तो 50-60 लाख लिए होंगे। जब उसका बाप जा सकता है, वो मैं ऐसा भी नहीं मानता, शायद आप तो उसे घर गए होंगे, लेकिन मैं तो उसको सोशल मीडिया के माध्यम से जानता हूँ। वो साथी बेचारा पढ़ा लिखा भी है, 3 बार स्टेट क्वालिफाई किया है, किसी प्राइवेट स्कूल में टीचर भी है। तो जो आदमी पढ़ा लिखा है, जिस आदमी ने अपने दम पर स्टेट क्वालिफाई किए हैं 2-3 बार, तो वो आदमी इतना गिरा हुआ तो नहीं होगा यार कि वो अपनी बेटी का सौदा करेगा। और फिर उसको पंचायत बुला के जलील करोगे आप? पंचायत में बाकायदा खुले हम उसको ये कहा गया, अरे वो बाप ईसा सत्यानाशी है जिसने 45 लाख रुपए ले लिए पिछोरी के। बड़ा दुख सा होता है सर, बहुत गलत बात है। ऐसी बातें समाज में दोबारा नहीं होनी चाहिए। कम से कम वो उस टाइम भी मांग लेता ना कि गलती होगी, और मैं इस गलती के लिए यूं ड्रामे नहीं करता,
और वो कह देता ना कि गलती उसने तो तथ्यों को खुर्द-बुर्द करने का काम किया है, उसने तो तथ्यों को तोड़ मोड़ने का काम किया है। नहीं तो पहले दिन जाए कह देता भाई गलती होगी, यह बात है। मैं दावा करता हूँ बात आगे बढ़ती ही नहीं, आगे नहीं बढ़ती बात। और वो आप थोड़ी देर पहले चर्चा कर रहे थे कि उस लड़के की, वो लड़का पंचायत में कहता है या उसे घर आए कहता है, कितनी बातों लंबा हो जाएगा हमारे। तो वो जो लड़का है उस लड़के ने डिक्टेट किया है, उस लड़के ने बताया कि लड़की बैठा रखी थी, गाड़ी के अंदर लड़की थी और 3 लड़के थे, मैंने रोकी नहीं, मैंने ओवरटेक करके गाड़ी रखी और वो डिक्टेट कर रहा है। वैसे पुलिस वाले पूछते हैं ये बात थी, ये नहीं थी, ये थी नहीं थी, वो जैसे डिक्टेट किया उन्होंने लिखा, उसने दस्तक किया, तो वो खुद कहता है ये बात की भाई मैंने दस्तक की है। तो ये बात कहां से आ गई कि उसका दस्तक जबरदस्ती करवा लिए? उस लड़के की भी गलती है, पीका पाड़े की भी गलती, उसने मामले को बरगलाया है, उसने कहां से कहां ले गया वो सच्ची बता देता बात। अच्छा वकील साहब, इसमें तीन को अरेस्ट किया है, तो क्या लगता है इसके पीछे और भी आएंगे? भाई यदि पुलिस बिना किसी दबाव के जांच कर रही है तो इसमें तो जी 15-20 लोग आएंगे, और 15-20? हाँ हाँ 15-20 और आएंगे भाई साहब। मैं ये कह, वैसे क्या है कि मामला राजीनामा हो जाए या दफा दफा हो जाए तो अलग बात है, लेकिन यदि पुलिस निष्पक्ष जांच कर रही है, और कल जैसे मैं भिवानी के पुलिस कप्तान का साक्षात्कार सुन रहा था, उसको देख के तो ये लग रहा है कि 15-20 आदमी आएंगे। जिन्होंने तथ्यों को मोड़ने तोड़ने का काम किया है, जिन्होंने ट्रायल को डाइल्यूट करने का काम किया है, जिन्होंने पोक्सो एक्ट की वायलेशन की है, और जिन्होंने लड़की के परिवार, पीड़िता के परिवार को उजागर की आइडेंटिटी उजागर करने का काम किया है, जिन्होंने पीड़िता के परिवार के ऊपर मानसिक और हर तरह का प्रेशर बनाने का काम किया है, जिन्होंने पंचायत में उसके परिवार को जलील करने का काम किया है, वो सब के सब दोषी हैं। यदि निष्पक्ष जांच हो तो आपको ध्यान होगा भाई साहब। तो फिर तो पंचायती भी आएंगे। तो पंचायती क्या भाई भगवान थोड़ी ना होते हैं। आप शायद छोटे थे, मैं कॉलेज में पढ़ा करता, बारड़ा में एक हॉस्पिटल होता था, सांगवान नर्सिंग होम। सांगवान नर्सिंग होम को जला दिया गया। अच्छा। 2000 के दशक की बात है, 2000, मैं एक्यूरेट मुझे डेट ध्यान नहीं है। हॉस्पिटल को जला दिया गया, अल्लाह करके इसी तरह से पंचायत, मतलब ये खौफ पंचायत बना के। भाई साहब 36 लोगों की सजा हुई इसमें, 36 पंचायतियों की, बूढ़े बूढ़े भी थे उसमें से। हमें दुख है इस बात का। वकील साहब आप महापंचायत को खौफ पंचायत को हो, सुनो आगे भी आपके मुझे दुख है इस बात का कि ये बात लोगों द्वारा कही गई खौफ पंचायत। इस महापंचायत की बात करते हो भाई साहब, मैं फिर आपका लंबा इंटरव्यू हो जाएगा। क्या है, जब कोई मामला हो जाता है तो मैं खाप पंचायतों की परंपराओं को, संविधान को, 1-2 को मैंने पढ़ा है, और मैं उस पढ़ाई के मुताबिक बताता हूं। उसमें ये लिखा है कोई विवाद हो गया तो गांव की पंचायत करोगे आप। गांव की पंचायत करने के बाद यदि विवाद सुलझ गया तो ठीक है, फिर आप कन्नी के पास जाओगे। कन्नी 5, 11, 13, 20 गांव की कुछ होती, बड़ी पंचायत तो बड़ी होती है। उस कन्नी में मामला, कन्नी की पंचायत होती है, खाप की नहीं होती। और कन्नी में मामला सुलझ गया तो ठीक है, फिर खाप की पंचायत होती है। आपकी खाप 84 की है, जैसे पुनिया खाप 360 की है, हमारे लाखलाण खाप 11 गांव की है। तो फिर आप खाप पंचायत में जाओगे, और खाप में भी नहीं सुलझता है तो आप सर्व खाप महापंचायत बुलाओगे, नहीं कि आप सीधे ही स्टेप बाय स्टेप जाओगे, सीढ़ी से सीढ़ी चढ़ोगे, सीधा छलांग लगा के ऊपर नहीं जाओगे। ये हमने गलती की है, हम सीधी सर्व खाप महापंचायत बुला ली। यहाँ पे 84 खाप भी है बहुत बड़ी, और 84 खाप ने अंग्रेजों के समय में, नवाब के समय में सरकार के साथ टक्कर ली थी, नवाब के साथ टक्कर ली थी। कम से कम 84 खाप सर्व जाती है, उसको विश्वास में लेना चाहिए था, उसको बताना चाहिए था। मैं तो यूं भी कह रहा हूं कि भाई ये गलतियां हुई, उन गलतियों को अब भी मान लेना तो भी ठीक है। इस आदमी ने हमारे जो भोले भाले ही कहूंगा, वो इस तरह टेक्निकलिटी को नहीं जानते, ये तो भाई रोज ऐसे मामलों में रहता है, तो उनको सच्ची बात बतानी चाहिए थी, उनको सच्ची बात नहीं बताएगी।
आजाद के साथ आप भी रहे हो, कैसा नेचर है जी उनका? हाँ, वो लड़ाका है। हम्म, मैं ये बात मानता हूँ, लड़ाका है, इसमें कोई दो राय नहीं। वो जब कोई आंदोलन की बात हो, संघर्ष की बात हो, तो वो लड़ता है। लेकिन उसमें एक बहुत बड़ा खामी है उसकी, झूठ बहुत बोलता है। अच्छा। हाँ, वो आपको यूं कहेगा कि मैं भाई साहब अभी आया आधा घंटे में, और वो 6 घंटे बाद आता है। एक अच्छे नेता के लिए, एक अच्छे सामाजिक कार्यकर्ता के लिए समय का पैक्चुअल होना और झूठ न बोलना बहुत अच्छी बात है। उसका पहला गुण होना चाहिए। आप अपने ही आदमी के सामने यदि आप झूठ बोलोगे तो दुख होगा। एक वो फोन नहीं उठाता। मेरे पास सुहासड़ा गांव के एक मास्टर जी कल मेरे साथ थे। हमारे यहीं सेशन जज साहब के सामने कोई आर्गुमेंट थी किसी जमानत दरखास्त पर, वो उसमें विक्टिम है मास्टर जी। उसके बाद हम लोहारू जा रहे थे, लोहारू हमारे किसान धरना पे मीटिंग थी। मास्टर जी ने बताया कि मैंने इस घटना के जस्ट बाद 9 तारीख को नेताजी के फोन पे फोन किया। किसी विकास नाम के लड़के ने फोन उठाया और कहा कि प्रधान जी व्यस्त हैं। और ऐसी बात उन मास्टर जी के अलावा आप किसी से ही पूछना, आपको 50% लोग ये कहेंगे कि फोन कोई और उठाता है। यार हम और कितने बड़े हो गए, ये चालबाजी नहीं है। बलवान पुनिया, कॉमरेड बलवान पुनिया बहुत बड़ा नेता है। अब वो जो एथेनॉल फैक्ट्री वाला मामला है, बलवान पुनिया और नेतृत्व में लड़ाया गया, वो एथेनॉल फैक्ट्री भाग गई वहां से, सरकार के साथ लड़ाई हुई, सैकड़ों लोगों के 307 के पर्चे हुए। बलवान पुनिया पर सबसे पहले पर्चा हुआ। बलवान पुनिया ने यह तो नहीं कहा कि फसल लाल ने करवा दिया। उसने कहा कि मुझे गर्व है इस बात का कि मैं लड़ते हुए पहला नाम बलवान पुनिया कामरेड का है। चिल्लाया नहीं वो, और वो पर्चे भी खारिज होंगे। तो हम ये कहते हैं कि भाई अच्छा एक और सुनो, हमें यार ड्रामेबाजी करने की क्या जरूरत है। मैं बलवान पुनिया के पास आप कभी फोन कर लेना, अमराराम 4 बार का एमएलए और 5वीं बार अब सांसद है। आप फोन करना, मैं नंबर बताता हूं उसके, आपका फोन उठाएगा और बैक कॉल करेगा, नहीं उठा पाएगा तो आजाद कौन करता? वो, जब मैं ये कह रहा हूं मास्टर ने मेरे को बताया, और यही नहीं ऐसे 20 मामले, और फिर कहेगा बहुत व्यस्त हूं मैं। मेरे पास तो वापिस आया था। हाँ, आपके पास तो, आप तो पत्रकार हैं, आपके पास तो पत्रकार जो उनके गलती नहीं करता, वो जैसे मीडिया को पूरा मैनेज रखता है, जैसे अपना मोदी जी रखते हैं, उसे मीडिया को पूरा मैनेज रखता है। और मैं तो ये कहता हूँ रवि के हम साथ रहते हैं, हम तो साथ रहते हैं सारे आंदोलनों में। हर मैं तो ये कहता हूँ कि मेरा संगठन है वो भी मेरे से नाराज हो जाता है, तुम यार रवि के साथ क्यों रहते हो। अच्छा। तो हाँ, मेरा संगठन नाराज हो जाता है, लेकिन मैं कहता हूँ जी मैं रवि के साथ नहीं हूँ, मैं तो खेती किसानी के साथ हूँ। यो आ गया तो इसकी गाड़ी में बैठ लिया, आप आ गया आप क्यों बैठ लिया, मेरा ऐसा कोई नहीं है। तो मैं तो ये कहता हूँ यदि किसी को नेतागिरी सीखनी है तो उससे सीखे, वो मतलब सीखे, रवि से सीखे। वो झूठ को भी बड़े कॉन्फिडेंस के साथ और फर्राटेदार बोल सकता है, मतलब ऐसे तरीके से पेश करता है जैसे तो वो झूठ के नजदीक ही नहीं थी। मैं तो एक बात क्या लगता है इस इंटरव्यू के बाद आपसे? कोई बात नहीं, एक और सुनो, इस मामले में मैं रवि का फॉल्ट मानता हूं कि उसने, और उस दिन वो क्या मामला था, क्या अपराध था, उसके बाद और अपराध बहुत किए इसने लगातार, मतलब दिन प्रतिदिन। कल को रवि पर सच में कोई आंच आएगी तो सबसे आगे अशोक खड़ा मिलेगा, ये नोट कर लेना तुम बात। पीछे भी आई तुम आगे खड़ा मिला था। सच में कोई उसके खिलाफ कोई षड्यंत्र हुआ और उसके खिलाफ कोई बात आई, मैं सबसे आगे खड़ा मिलूंगा। वो अपने पास गनमैन रखता, गनमैन की जरूरत नहीं है, हम उससे आगे खड़े मिलेंगे, हम उससे आगे, मैं उसके साथ मिलूंगा। लेकिन इस मामले में मुझे भाई एवरीथिंग इज नॉट ओके लग रहा है, सब कुछ ठीक नहीं लग रहा है। मेरी आत्मा नहीं मांगती कि वो बेचारी पीड़िता बेटी के ऊपर क्या बीत रहा है। आज उसको 12-13 दिन हो गया, आज 21 तारीख है। वो लड़की क्या सोचती हुई यार। आप यूं कहते हो कि मैं पीड़ित हूं, मैं पीड़ित हूं, आप यूं कहते मुझे एफआईआर की कॉपी नहीं मिले। अरे भले मानस, तू पढ़ा लिखा है, एफआईआर की कॉपी नहीं मिलती, एफआईआर ऑनलाइन भी नहीं होती। अगेंस्ट वुमन क्राइम होता है, उसमें एफआईआर ऑनलाइन नहीं होती। आपने और मैंने इतनी देर चर्चा की है, मुझे भी सारा पता है, आपको भी पता है। हमने एफआईआर का कहीं को नाम का जिक्र नहीं किया। तो मैं तो कहता हूँ महात्मा जी, एफआईआर ना तो आपको ऐसे मिलती है। अब आपके 3 साथी अरेस्ट हो गए,
उनका जुडिशियल रिमांड आएगा, उसमें सब कुछ एफआईआर वगैरह सारी बात है, उसमें सब कुछ है, मिल गया आपको। और एफआईआर मिलती है ना ऐसे मामलों में, कंप्लेनेंट को देते हैं, अक्यूज्ड को मिलती है तो कोर्ट से मिल जाती है। एफआईआर कौन कहता, कौन, पब्लिक डॉक्यूमेंट है, लेकिन ये पब्लिक डॉक्यूमेंट नहीं है उसको जिसमें लग रही है अगेंस्ट वुमन क्राइम है, तो इस बात की प्ली भी हम नहीं ले सकते कि भाई हमें एफआईआर कॉपी नहीं मिली। हम पुलिस को भी दोषी नहीं ठहरा सकते, हालांकि हमारा पुलिस 36 का आंकड़ा रहता है, लेकिन इस मामले में कैसे दोषी ठहरा दें? तुम्हें कितनी छूट दे रखी है यार। तो मेरा तो आपके चैनल के माध्यम से ये है कि साथियों, हमें आपसी भाईचारा बनाए रखना है। आज सरकारें चाहे वो कोई, और ये वर्तमान में ये जो सरकार है, इस सरकार का तो काम ही ये है कि आपस में भाईचारा बिगाड़ो। यदि भाईचारा नहीं बिगड़ेगा ना हमारा, तो हम रोजगार मांगेंगे, हम बिजली मांगेंगे, हम पानी मांगेंगे, हम यूरिया मांगेंगे, हम डीएपी मांगेंगे, और हम घोटालों की जांच करवा के दोषियों सजा करवाएंगे। लेकिन हम आपस में लड़ पड़ेंगे तो जयराम जी की है, एक ईंट पड़ी है, एक ईंट को आप दीवार पर मारो, 2 बार मारो, 3 बार मारो, नहीं टूटेगी, और 2 ईंटों को लेकर आपस में भिड़ा दो, हाथों हाथ टूट जाएगी। बस सरकार यही करना चाहती है, कम्युनिटी का आपस में भेदभाव करना चाहती है। मैं तो कहता हूं भाई को भी और जो पंचायतें हैं उनको भी सामंजस्य बनाओ। अब हमारी बड़ी ड्यूटी बनती है कि हम बड़ा दिल दिखाएं, और हम उस विक्टिम परिवार को आरोपित न करके उसको ये कहें कि भाई हम तेरे साथ हैं। एक नजीर पेश करनी चाहिए थी, और हमने उसको और टॉर्चर किया। तो फिर से मैं निवेदन करता हूं, मेरी बातों को अन्यथा न लें। मैं ये कोशिश करता हूं कि जो सच्चाई मुझे लगी, और जो मेरे कानून की किताबों की पढ़ाई और मेरे 22 साल के कानून के प्रोफेशन के अनुभव और सामाजिक जीवन के अनुभव के आधार पर मैंने आपसे बातें करी हैं, इसको अन्यथा न लें, इसको सकारात्मक लें। हम फिर कह रहे हैं, भाईचारा सर्व भाईचारा जीवित रहेगा तो ही हम जीवित रहेंगे। तो वकील साहब, ये जो वीडियो बनी है आपकी मर्जी तो बनी है ना? यार इसमें मर्जी बिना मर्जी के, और मैं कोई 18 साल तो छोटा हूँ बिल्कुल मेरी मर्जी से है। और मैं अब तक तो बचता रहा भाई, लेकिन आपने वचन कौन दिया कि और 2-3 साथी भी कहे हैं कि जी आपका हम इंटरव्यू लेंगे। मैं कह रहा किसा इंटरव्यू, ये भाई जब शुरू ही हो गया तो फिर जिस टूटी फूटी हमने जानकारी है वो हम रखेंगे आपके सामने। धन्यवाद जी, शुक्रिया। फिलहाल जो है आपने भाई वकील साहब का इंटरव्यू देखा और इनकी जो बात है वो सुनी, इनकी बातों में कितनी सच्चाई है, क्या कहना है पूरे इंटरव्यू लेके, कमेंट में जो है अपनी राय जरूर दे दियो। और अगर कोई सवाल रह गया है तो आप बता दें फिर, और कमेंट में लिख दियो कि ये सवाल जो है वकील साहब तय बूझना था, तो मैं फिर आ जाऊंगा। आप जो है इस वीडियो ने दबा के शेयर कर दियो, करो वीडियो ने शेयर। राम राम सारे भाई ने, जय हिंद जय भारत।